सो गाइज आज हमारा सेशन है और हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये सेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा कवर होगा अपना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। बट जितने भी बच्चे जो आज पहली बार मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, मैं फटाफट आपको मेरे बारे में इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। सो गाइज जितने बच्चे मेरे बारे में पूछ रहे थे, गाइज देखो मैंने 2011 में मेरा सीए फाइनल एग्जाम किया था। मतलब मेरे ग्रेजुएशन के साथ साथ ही 21 ईयर्स की एज में सीए क्लियर कर लिया था, साथ साथ ग्रेजुएशन चल रही थी एचआर कॉलेज से। 12+ ईयर्स का मतलब 12+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है 2011 से डायरेक्टली उसके बाद पढ़ा रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि काम वाम किया नहीं है प्रैक्टिकली गाइस। एचआर कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। इंटर्नशिप बॉम्बे में की है, पूरे के पूरे 3.5 साल होती थी, उस वक्त थोड़ी ज्यादा होती थी। भारतीय एयरटेल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है। उसके बाद इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस साथ साथ लेने के बाद 2011 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। इंटरेस्ट था, पढ़ाया, बच्चों को पसंद भी आया, तो एज अ करियर अच्छा स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। मैंने लगभग 20,000 मतलब 20,000 मेरे टीचिंग आवर्स हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। कंसिस्टेंटली नंबर डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आज के सेशन में कवर क्या करने वाले। सो गाइस सबसे पहले, जैसे मेरा हमेशा एक सबको मैसेज रहता है बच्चों को, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो। वट एवर यू आर स्टडिंग, अगर आपका समरी क्लियर है तो ऑब्वियसली वो टॉपिक आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। सो आज हम इस चैप्टर में आखिरकार कवर क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर 2, जिसमें कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट की जितनी उसने बातें की हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो टेक्निक हो, हम एक एक चीज 0 से लेके 100 तक पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो भैया टेलर को डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फेयोल के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे एग्जाम में सवाल आने वाले हैं। सो गाइज आई होप लर्निंग आउटकम जो पूरा हमारे सेशन का है आपको 100% क्लियर है गाइज। आपके 100% दिमाग में क्लियर है कि आज जब मेरे साथ आप यहाँ खड़े हो तो पूरे के पूरे सेशन का हमारा टारगेट क्या है। चैप्टर नंबर 2 में आप देखो टेलर के बारे में, फ्यूल के बारे में, प्रिंसिपल, टेक्निक, फ्यूल के प्रिंसिपल, सब कुछ कवर होगा इस पूरे के पूरे सेशन में। और लास्ट में जैसे मैं आपके सारे के सारे लाइव क्वेश्चन आंसर लेता हूं, वो भी आपको यहां पे मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जितने बच्चे यहाँ पे हैं कि सर हमें सेशन की कोई जानकारी कैसे क्या मिलेगी, तो गाइस इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। एक ग्रुप है हमारा अकाउंटेंसी एंड बीएस का, क्लास 12 अकाउंटेंसी एंड बीएस का। इस ग्रुप में लगभग 609 मेंबर्स करीब हैं अभी। और हमारी टीम का इसमें आपको डिटेल भी मिल जाएगा। आप ये नंबर भी सेव कर सकते हैं, 987646271117, 8764627117। आपको कुछ भी पूछना हो हमारे बारे में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी जो भी क्वेरी होगी, वेदर क्लास, वेदर नोट्स और एनीथिंग, वो सारा का सारा आपके यहाँ पे क्या करेगी, क्लियर कर देगी। क्लैरिटी है। अब हम गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है जिसका, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है इसकी मैं जब बात करता हूं तो मेरे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले 3 चीजों में डिफरेंस समझ में आना पड़ेगा। सबसे पहले व्हाट आर दिस प्रिंसिपल, मतलब अगर हम कहते हैं कि यार आपको बिजनेस में मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में चैप्टर 1 में क्लैरिटी देके लाए हूं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट क्लियर है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस से क्या होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होता है। कैसे अचीव होता है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफ यू रिमेंबर दिस, जस्ट टाइप सर वी रिमेंबर। इफ यू रिमेंबर जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस सर याद है, रिमेंबर लिख दो आप, मुझे याद आ जाएगा कि यस सर लास्ट वाली मास्टर क्लास का याद है। इन केस किसी बच्चे ने लास्ट वाली मास्टर क्लास मिस की थी तो अभी भी मेरे ख्याल से टीम ने वहां पे रख रखी है, जाके आप उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो जो ग्रुप मैंने बताया, वो जो नंबर मैंने बताया, वो आपको हेल्प करेगा इस सारी की सारी चीज में, इनकेस आपका वो फर्स्ट वाला सेशन मिस हुआ। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अब जब आप मैनेज कर रहे हो, एक प्रोसेस बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल होते क्या है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल कुछ ना कुछ तो होते होंगे। मतलब ये प्रिंसिपल कुछ ना कुछ तो ऐसा बताते होंगे, तो ये क्या बताते हैं। तो मैंने कहा यार ये प्रिंसिपल ना 2 चीजों के बारे में बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। ये आपको एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन देते हैं, मतलब जो भी आदमी मैनेजमेंट कर रहा है उसको एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन देते हैं कि भैया तुम्हें डिसीजन कैसे लेना है।
तुम्हें क्या करना है, डिसीजन कैसे लेना है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सर ये क्या बोला आपने, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप इससे, आप सुनना मेरी बात। मैंने कहा लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव हायर्ड वन सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट समझते हो ना, जैसे एक ऊपर हेड हो गया, हेड के नीचे जो बंदा होता है उसको सबॉर्डिनेट कर। तो मैंने कहा मान लो हायरार्की में तुम्हारे यहाँ पे एक बंदा है, उसके नीचे आपने एक बंदा हायर किया, इसका नाम रख देते हैं लेट्स से ए। क्या नाम रख देते हैं इसका, ए। मतलब आपने ए नाम का एक बंदा हायर किया, और आपने जब इस ए नाम का बंदा हायर किया तो इसको ना ये भी ऑर्डर देता है, कौन, ये बी भी ऑर्डर देता है। मैंने कहा यहाँ पे एक बंदा है सी, वो भी इसको ऑर्डर देता है, एक यहाँ पे बंदा है डी, ये भी ऑर्डर देता है। तो सबॉर्डिनेट तो एक है, बट इस आदमी को ऑर्डर कौन दे रहा है, इसको सी भी दे रहा है, इसको बी भी दे रहा है, इसको डी भी दे रहा है। आ रहा समझ में। अब आप मुझे बताओ, एक आदमी जिसके तीन तीन बॉस है, तो बेचारा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा यार मैं किसका काम करूं, मैं सी का काम करूं, बी का काम करूं या डी का काम करूं। तो एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हो ना, आपको यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना पड़ता है। अब ये प्रिंसिपल बताता क्या है, ये एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर देता है। ये कहता है कि भैया कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसको अलग अलग लोगों से कमांड आ रही है, क्योंकि वो तो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, किसका काम करूं किसका नहीं करूं। अच्छा काम करके भी हो सकता है अगर वो सी का अच्छा काम कर रहा है तो बी और डी फिर भी उसको गालियां दे। तो इसलिए क्या है, एक प्रिंसिपल फॉलो करना है आपको डिसीजन लेते वक्त कि कभी भी एक सबॉर्डिनेट के बहुत सारे बॉसेस नहीं होने चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया, क्या आपके दिमाग में सेट हुआ मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हेल्प करते हैं, ये गाइडलाइंस देते हैं, एक जनरल गाइडलाइंस देते हैं ताकि आप डिसीजन ले पाओ, ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि आपको काम कैसे करना है। एंड दैट टू, उसके बाद अब आते हैं बिहेवियर। बिहेवियर मतलब लेट्स से आपका बिहेवियर एक प्रिंसिपल है जिसका नाम इक्विटी है, आगे हम सारे डिस्कस करेंगे, बट ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूँ, एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है, सबको बराबर ट्रीट करो। तो लेट्स से कि आपका बिहेवियर ऑफिस में ऐसा है कि आप प्रमोशन देते वक्त मेल मेंबर्स को ज्यादा प्रमोशन दे रहे हो और फीमेल्स को ज्यादा प्रमोशन नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे हो, जेंडर बायसनेस आ रही है, तो आपका बिहेवियर क्या है, गलत है। एम आई मेकिंग सेंस। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली है क्या फंडा। अब ये फंडा है क्या, आप ये ध्यान से समझना। यहां पे हम कह रहे थे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये कुछ नहीं, हमें एक जनरल गाइडलाइन देता है, ब्रॉड गाइडलाइन देता है, किस चीज के लिए, इस चीज के लिए ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। क्या कर पाए बेटा, हम लोग क्या कर पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो हम अगर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे तो हम, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, हेल्प मिल रही है। हम अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंट्रोल करवा पा रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। एम आई मेकिंग सेंस। तो आप मुझे बताओ क्या यहां तक क्लियर है क्या, एम आई, डू यू थिंक आई एम सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग ये प्रिंसिपल क्यों जरूरी है। देखो पहले मीनिंग पे डिस्कशन करते हैं, आगे चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, बिहेवियर में हेल्प करते हैं। अब दो और शब्द आते हैं, दो ऐसे और टर्म्स हैं जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ ही चलते हैं। एक का नाम है टेक्निक। अब अगर मैं आपसे पूछूं टेक्निक क्या होती है, कई बार टीचर कहता है मेरी पढ़ाने की ऐसी टेक्निक है, मैं भी कहता हूँ बहुत बार बच्चों को, मैं कहता हूँ यार मेरी टेक्निक जबरदस्त है, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ के। तो मतलब टेक्निक का मतलब क्या है, टेक्निक का मतलब यह है कि मैंने अपना एक प्रोसीजर बना रखा है, मैंने अपना एक मेथड बना रखा है, इसमें मैं कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करता हूं ताकि जो मेरा डिजायर्ड गोल है वो अचीव हो जाए। अरे यस या नो यार, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार प्रोसीजर और मेथड जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ताकि मैं अपना गोल अचीव कर पाऊं, अगर मैं ऐसी कोई चीज कर रहा हूं इसका मतलब मैं एक टेक्निक फॉलो कर रहा हूं। देखो समझो समझो, प्रिंसिपल मैनेजर की डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर में हेल्प करते हैं, बट अगर कोई गोल है जिसको अचीव करना है तो उसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, मतलब एक सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज कर सकते हैं, एक मेथड यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, टेक्निक। एंड लास्ट थिंग इज वैल्यू। वैल्यू भैया बड़ी खतरनाक चीज। वैल्यू मतलब ऐसी चीज कि सोसाइटी में किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, सोसाइटी में किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, दैट इज वैल्यू। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बूढ़े से अंकल गए, उनकी स्कूटी थोड़ी सी स्किट हो गई, आपने देखा और आप वहां से चुपचाप चल दिए, इसका मतलब सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, यार आपकी वैल्यूज नहीं है, राइट। वहीं आप गए भागे भागे, अंकल को उठाया, आपके लगी तो नहीं, साइड में बैठाया, स्कूटी उठाई, इसका मतलब योर वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पे जब आपका
मतलब एक जनरल रूल्स जो होते हैं, जो बिहेवियर होता है, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसे रिएक्ट करोगे, उनको हम वैल्यूज कहते हैं। तो गाइज अभी हमने तीन चीजें क्लियर कर ली, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती हैं और वैल्यूज क्या होती है। हमने ये तीनों की तीनों चीज 0 से लेके 100 तक पूरी कवर कर ली। अगर ये क्लियर है तो सिर्फ एसी लिख दो चैट बॉक्स में। जो पुराने बच्चे हैं समझ गए होंगे, एसी मतलब ऑल क्लियर, एसी मतलब ऑल क्लियर, एसी मतलब ऑल क्लियर, जो बताया सब आ गया। तो मैं कह दूंगा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो मैं मान लूंगा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एसी एसी बेटा सब टाइप करो यार। देखो मेरे लिए एनर्जी क्या है, आज देखो छोटी दिवाली है, फिर भी अपन बैठे हैं लेक्चर ले रहे। क्यों? क्योंकि यार मजा आता है पढ़ाने में। बट आपकी तरफ से एनर्जी नहीं आएगी तो कैसे चलेगा काम? तो एनर्जी फुल ऑन रहनी चाहिए, मैं जब क्वेश्चन पूछूं आपका जवाब आना चाहिए। क्लियर है? चलिए। सो गाइज हम लोगों ने पहला पार्ट कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल अच्छे से 100% कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे की बात क्या है हमारी? ओके, अक्षय सिंह टेक्निक बता दो पीछे वापस। टेक्निक मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आपको एक प्रोसीजर मेथड फॉलो करते हो, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हो ताकि आपका जो बिजनेस में डिजायर्ड गोल है आप वो अचीव कर पाओ, तो हम कहते हैं आप टेक्निक, ये आपकी एक टेक्निक है जिससे आप काम कर रहे हो। क्लैरिटी है? चलिए। सो गाइज अब यहां पे देखो नेचर एंड प्रिंसिपल। नेचर, अब मतलब नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो कि यार ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, आखिरकार इसका नेचर क्या है, मतलब आखिरकार इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैं लास्ट सेशन में भी आपको एक चीज बोला था, ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, आई पर्सनली सजेस्ट इनको एक एक को समझ लेना चाहिए, बट इनको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, एग्जाम में आ जाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया जो एग्जैक्टली आपको वर्ड टू वर्ड याद रहना चाहिए वो मैं याद करा दूंगा। बाकी नेचर सिर्फ समझे हुए होने चाहिए, ठीक है? चलिए। अब इसमें सबसे पहले आप देखो हमारे पास क्या है। सबसे पहले पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये जितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी रहती है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब अगर ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, आप एक्स कंपनी में अप्लाई करो, वाई में करो, इंडिया में करो, पाकिस्तान में करो, आप यूएस में करो, आप यूरोप में करो, सब जगह आपको सेम रिजल्ट देगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब हर टाइप की कंपनीज में लग सकते हैं। हाँ, ये कंफ्यूज मत हो जाना सर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब सेम रिजल्ट देगा, नहीं। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। रिजल्ट सेम नहीं आता यार, क्योंकि मैनेजमेंट है, यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, तो रिस्पॉन्स जो होता है वो थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। क्लैरिटी है? बट हाँ, इनको आप हर टाइप की कंपनीज में इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अब मैं अगर बात बताऊं आपको, तो मैंने कहा अब हमारे पास जो सेकंड आता है, अब जो हमारे पास सेकंड आता है बच्चा, वो क्या है? जनरल गाइडलाइंस। क्या है हमारे पास? जनरल गाइडलाइंस। मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम ऊपर देख के आए हैं, अभी डेफिनेशन देख के आए हैं, ये जनरल गाइडलाइंस है कि मैनेजर्स को ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मान लो मैनेजर के यहाँ एक सबॉर्डिनेट है, तो उस सबॉर्डिनेट को एक ही आदमी से ऑर्डर लेना चाहिए, मतलब वो एक जनरल गाइडलाइंस है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में चीजें रिएक्ट होंगी। अब ये प्रिंसिपल आए कहां से? मतलब आप ये कहते हो कि सर ये शुरुआत से ही थे? नहीं, जैसे जैसे लोग कंपनीज मैनेज करने लगे, बिजनेस मैनेज करने लगे, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उन्होंने प्रैक्टिस से और अलग अलग लोगों पे वो चीजें एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि कैसे कैसे बेटर रिजल्ट आ सकता है कंपनी का। निधि श्री का एक क्वेश्चन है, सर डज इट वेरी फ्रॉम वन मैनेजमेंट टू अनदर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? डेफिनेटली क्वांटम वेरी करता है निधि श्री। हियर व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि जनरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, तो हम कहते हैं यार वो प्रिंसिपल सब टाइप ऑफ कंपनीज में लगते हैं। ये आपको जनरली गाइडलाइन देते हैं कि कैसे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, बिहेवियर कैसा रखना है। ये बने कैसे? भैया अलग अलग जगह अप्लाई करके मैनेजर्स ने टेस्ट किया। हमने कहा एक आदमी है जो एक ही आदमी से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, मतलब एक ही सुपीरियर है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट है, तो सबॉर्डिनेट एक ही सुपीरियर से ऑर्डर ले रहा है, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। वहीं एक सबॉर्डिनेट है जो 3 मैनेजर से ऑर्डर ले रहा है, उसका इंपैक्ट काम पे आ रहा है, मतलब वो अच्छा नहीं कर पा रहा। तो हमने प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव कर लिया कि भैया हम अगर एक ही आदमी से इंस्ट्रक्शन दिलाएंगे, परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी। ठीक है, परफॉर्मेंस क्या होगी? बेटर होगी। फोर्थ वाला देख लेते हैं अब क्या कहता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा आप बदलाव कर सकते हैं। आ रहा समझ में? मतलब दिस प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, रिजिड हो भी नहीं सकते बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आ सकता है, तो यू शुड डू इट। और यही तो हमारा सेकंड थर्ड वाला पॉइंट कहता है, हम प्रैक्टिस से एक्सपेरिमेंटेशन से
इन प्रिंसिपल्स को और भी बेटर बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही बने धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए। तो दीज प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज अलाउड है, रिजिडिटी नहीं है। नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियरल, मतलब ये लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब जब आप प्रिंसिपल्स बनाते हो तो लोग कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, आ रहा समझ में, ये उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट मतलब आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, आ रहा समझ में। सो जैसे मैंने कहा कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहा था, एक ही समझाया अभी तक तो उसी की बात ज्यादा करूंगा। यूनिटी ऑफ कमांड है, तो अगर एक आदमी को बहुत ज्यादा लोगों से आप इंस्ट्रक्शन दिलाओगे तो वो शायद कंफ्यूज हो जाएगा, उसका शायद मोरल लो रहेगा, उसको ऐसा लगेगा मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, उसको ऐसा लगेगा मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं आ रही। मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब इन प्रिंसिपल्स का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो ऐसा होगा, ये प्रिंसिपल में जाओगे और अच्छे से करोगे तो आपको ये बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट कॉन्टिंजेंट, मतलब कंटिंजेंट है, मतलब किसी चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे प्रिंसिपल लेके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डाल दो। प्लस और इन प्रिंसिपल्स का जो रिजल्ट भी है वो भी कंटिंजेंट होता है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ तो देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस क्या होता है बेटा, एक बिजनेस क्या है बेटा, बिजनेस एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है, बाहर वाली फोर्सेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो उस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली सारे के सारे प्रिंसिपल जो है वो कॉन्टिंजेंट है, सिचुएशनल है। आ रहा समझ में, चलिए। सो गाइस जैसा मैंने आपको कहा, मैंने सिर्फ आपको बहुत ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इन नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ ये समझना है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आ रहा समझे, हाँ जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो टेक्निक्स होंगी, जो सिग्निफिकेंस होंगी इसकी मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो सारी की सारी हमें लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, जो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, सो अब स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद होना चाहिए आपको, वो है सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हेडिंग का मतलब, सिग्निफिकेंस मतलब होता है मेरे प्यारे लाडलो इंपॉर्टेंस। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि यार ऑर्गेनाइजेशन में हम क्यों फॉलो करें, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्यों फॉलो करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये पॉइंट्स आप दे सकते हो ताकि सामने वाला आदमी कन्विंस हो जाए कि वो व्हाई ही और शी शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले आई, आई इंडिकेट क्या करता है, मैं जो निमोनिक्स आपको कोड दूंगा उस कोड के लिए ये है। तो भैया आई मतलब क्या है, आई मतलब है इनसाइट। मतलब हम अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो रियलिटी में, मतलब आज मान लो अगर आप किसी मैनेजर को लेके जाते हो और उसको कहते हो कि भैया देख यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना, मतलब एक आदमी को एक ही आदमी से इंस्ट्रक्शन दिलाना, तो आप क्या कर रहे हो, मैनेजर को वो ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऐसी गलती करे और फिर सीखे, इससे बेटर है आप उसको पहले ही रियलिटी का अंदाजा दे रहे हो। तो जब आप इन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हो, समझते हो, ये आपको यूजफुल इंसाइट दे देते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रियलिटी में कैसा होगा, और उसका एंड रिजल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। क्लैरिटी है, चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आते हैं एस, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आप फॉलो करते हो, इट मींस इन द ऑर्गेनाइजेशन यू आर टेकिंग द साइंटिफिक डिसीजन, यू आर टेकिंग व्हाट बेटा, साइंटिफिक डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, रेस्टोरेंट में मैं कहता हूं आपके पास, रेस्टोरेंट में आपके पास 3 वेटर थे। अब कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि यार वेटर टाइम से सर्विस नहीं दे रहा, टाइम से सर्विस नहीं दे रहा है। आपने कहा 3 है, एक काम करो 10 कर दो। आपने 10 वेटर कर दिए, आपकी सैलरी कॉस्ट बहुत बढ़ गई, अब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। आपने कहा एक काम करो अब 6 कर दो, फिर 6 किए तो कस्टमर फिर कंप्लेन करने लगा। इट मींस आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस। आप ऐसे ही, मतलब थंब रूल के बेसिस पे हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, 3 की जगह 5 रख लो, 7 रख लो, 10 रख लो। यार ऐसे बिजनेस थोड़ी होता है। इन बिजनेस व्हेन यू आर फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब यू आर टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस इन योर बिजनेस, यू आर नॉट यूजिंग रूल ऑफ थंब, हिट एंड ट्रायल आप नहीं कर रहे हो। एम आई मेकिंग सेंस, दिमाग में जा रहा है। तो मैंने कहा भाई हमारे पास इंसाइट आ गई रियलिटी की, हम साइंटिफिक डिसीजन लेंगे। साथ ही में अगर हम ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो हम इन प्रिंसिपल से ट्रेनिंग दे सकते हैं, और इन शॉर्ट ई है ना हमारा, मतलब हम ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और रिसर्च में यूज कर सकते हैं, ताकि कोई भी मैनेजर अगर हमारा है, हम उसको मेन फील्ड पे भेजें और उसको कहें बेटा तू काम कर और कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ा, उससे पहले हम ये प्रिंसिपल से
उसको एडुकेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, उसको रिसर्च करके दे सकते हैं, ताकि वो रियलिटी में कोई गलती ना करे। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट इज, व्हेन आई टॉक अबाउट आर, आर मतलब क्या होता है? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? बदलाव आता रहता है। सर व्हाट यू मीन टू से? यार इन्वायरमेंट में चेंज आता है। भाई पहले रेस्टोरेंट हुआ करते थे, जोमेटो स्विगी नहीं होते थे, लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, ऑर्डर करके खा लेते थे। तो रेस्टोरेंट वाले क्या होते थे? अपने हिसाब से चलते थे। वो कहते थे होम डिलीवरी नहीं देनी, होम डिलीवरी पे कई बार चार्जेस भी लगा देते थे। वो कहते थे हमारे यहाँ तो नहीं है, तुम्हें यहीं आके खाना पड़ेगा। अरे यस कि नो? अब क्या आ गया? जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया। घर बैठे बैठे आदमी ऑर्डर कर रहा है, फोन पे एक क्लिक पे ऑर्डर घर आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर रेस्टोरेंट को कॉम्पीट करना है तो वो क्या करेंगे? वो भी जोमेटो पे जाएंगे, होम डिलीवरी देनी पड़ेगी, पार्सल सर्विसेज चालू करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉम्पिटिटर बाजी मार जाएगा ना। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो हो रहे हैं, तो ये आपको ये जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, उन रिक्वायरमेंट के साथ मैनेज करने में, अपने आप को बदलने में हेल्प होता है। आ रहा समझे? ओके, अक्षय इज आस्किंग सर आई वापस समझाना एक बार। बेटा सारे समझा दूं अक्षय, उसके बाद एंड में आई वापस समझा देंगे, चलेगा? चलिए उसके बाद गाइज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एस। एस इज आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बिहेवियर के केस में एक प्रिंसिपल बताया इक्विटी का। भाई सोशली अगर आप लोगों को बराबर ट्रीट करोगे, अगर आप सोशली एक पॉलिसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन को रन करोगे, लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करके चलोगे, तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करोगे। जैसे एक जेंडर बायसनेस है, सोशली भी तो गलत हो रहे हो ना। इफ यू आर फेवरिंग द बॉयज देन द गर्ल्स। आज अगर आप एक लड़का हो और आप प्रमोट भी किसी लड़के को कर रहे हो, आपको लगता है नहीं यार लड़कियों के साथ ऐसा होगा कि उनको टाइम से जल्दी आप अब लड़के को ज्यादा रेट तक रोक सकते हो, ज्यादा काम करा सकते हो, तो उस केस में आप सोशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेन एंड वुमेन बोथ शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क, राइट? तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसको भी पूरा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो आता है ओ। जैसे मैंने आपको कहा, एक बंदे को एक ही बंदे से कमांड मिल रहा है, मतलब एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को कमांड दे रहा है। फिर एक प्रिंसिपल हो तो ऑर्डर, सारी जगह सारी चीजें एक जगह रखी हुई होनी चाहिए। फिर टेक्निक्स, मतलब प्रिंसिपल्स में प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, बट मैं पहले प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल बता रहा हूँ। किसी बच्चे ने टाइप किया टेक्निक, तो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ पहले भी। अब मैंने कहा यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की क्या बात हो रही है कि अगर आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे, जैसे एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है? आप अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो कर रहे हो, या आप मान लो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड फॉलो कर रहे हो, ये जितने भी प्रिंसिपल है, ये आपको ये हेल्प करते हैं कि यार आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। क्योंकि ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। या तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, मतलब आप प्रोडक्टिविटी अपनी ज्यादा कर लो, फैक्ट्री मैनेजमेंट बढ़िया कर लो, या फिर सेकंड पार्ट ये डील करते हैं लोगों से, जनरल मैनेजमेंट से। तो अगर चाहे आप फैक्ट्री का मैनेजमेंट बेटर करो या आप ऑर्गेनाइजेशन का जनरल मैनेजमेंट बेटर करो, इन शॉर्ट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हो उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। अरे यस और नो यार, क्या आपके दिमाग में स्टोरी जारी है क्या? क्या आपके दिमाग में स्टोरी जारी है? अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बताओ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो अब आप समझा सकते हो कि यार तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों फॉलो करना चाहिए। नंबर वन, ये आपको इंसाइट देता है। अगर पहले से आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता है तो आप रियलिटी में गलती नहीं करोगे, पहले ही सीख के जाओगे कि ऐसा करोगे तो रियलिटी में मिस्टेक हो सकती है। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो यू आर टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस इन योर बिजनेस, नॉट द हिट एंड ट्रायल मेथड वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट इज, आप इन प्रिंसिपल से एजुकेट, ट्रेन और रिसर्च कर सकते हो इनके ऊपर, अपने पूरे के पूरे मैनेजमेंट वाली टीम के साथ। आप जो भी इन्वायरमेंट में बदलाव हो रहे हैं उनके साथ कोप अप कर सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो यार अब तो कन्विंस हो ही जाने चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों करना है। यस और नो? अब इसको याद करने की टेक्निक, गाइज मैंने लास्ट वाले टॉपिक में आपको बताया था, हम कौन सी वाली थियरी पे चल रहे थे? कौन सी वाली थियरी पे चल रहे थे?
कौन सी वाली थियरी पे चल रहे थे हम? चल रहे थे कौन सी वाली थियरी पे? मैं एक बार लिख के भी बता देता हूँ हम कहाँ पे पहुंचे थे। चलिए, तो एक बार मैं थोड़ा सा लिख के भी बता देता हूँ। हमने कहा था कि यार याद रखने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला दूंगा। वो सिंपल सा फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, मतलब मैं कोड देता हूँ, और मैं कोड हर एक चीज को याद करने के लिए अलग नहीं देता। जैसे मेरे चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों को याद करने का एक ही कोड है, ठीक है? ये कोड क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। लास्ट वाले चैप्टर में क्लोजिंग कहां तक हुई थी? लास्ट वाले चैप्टर में चैप्टर 1 में स्टोरी चल रही थी जिसमें ये खत्म हुआ था, डैड प्लीज डैड गोवा एक्सकर्जन। याद आ रहा है? ये सारे के सारे की पॉइंटर्स किसके हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1। मतलब एक बच्चा, याद है ना, कॉमिक बुक दिखाई थी लास्ट वाले सेशन में, तो यहाँ पे डैड प्लीज डैड गोवा एक्सकर्जन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बात बताई थी। मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? जीएफएस। आ रहा समझ में? मैं देखो चैप्टर 1 वापस अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बस मैं याद दिला रहा हूं कि हमारी पिछले चैप्टर तक की स्टोरी जो थी वो यहां तक पहुंची थी कि हमने ये कहा था कि भैया डैड प्लीज डैड, मतलब एक बच्चा अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है। आ रहा समझ में? कॉमिक बुक बताई थी लास्ट वाले लेक्चर में, डैड प्लीज डैड गोवा एक्सकर्जन। पापा ने बच्चे को कहा गोवा फॉर श्योर, मतलब गोवा तुझे भेजेंगे। और मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में कहा था पापा ने फिर कुछ कंडीशन लगाई, मतलब ये जो पापा कह रहे हैं ना गोवा फॉर श्योर, तो पापा ने कुछ कंडीशन लगाई, और वो कंडीशन कैसी थी मेरे प्यारे लाडलो? वो कंडीशन ऐसी थी, ये जो अब आपको दिखेगी। पापा ने कंडीशन लगाई, देखो। पापा ने पहली शर्त लगाई बेटा, पापा ने कहा, यहां पे देखो पापा ने क्या कहा। पापा ने कहा इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे देख रहे हो ये, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। पापा ने शर्त लगा दी। पापा ने कहा, पापा को बच्चे ने कहा पहले डैड प्लीज डैड गोवा एक्सकर्जन, मतलब पापा मुझे गोवा भेज दो। पापा ने कहा गोवा फॉर श्योर भेज देंगे, बट शर्त लगाई इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। अब देखो इनका फर्स्ट फर्स्ट टर्म ले लिया हमने। सबसे पहले आया मेरे पास आई। आई मतलब हम पढ़ के आए हैं, क्या देता है हमारे को ये प्रिंसिपल? इनसाइट। क्या देता है? इनसाइट। फिर हम पढ़ के आए एस। एस मतलब साइंटिफिक डिसीजन, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो क्या होगा? साइंटिफिकली हम डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद ई, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो एजुकेट कर पाएंगे। उसके बाद जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उनको फुलफिल कर पाएंगे। एस मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अब आप देखो बेटा इतना सिंपल है, 2-3 बार जब आप मेरे साथ पूरा सिलेबस करोगे ना ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, 12 साल का एक्सपीरियंस है। आप देखो, सबसे पहले मैंने बोला क्या बना कोड? इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। आ रहा समझ में? अब देखो ये इन स्कूल का क्या हो गया? आई। आई मतलब इनसाइट। एस मतलब स्कूल का एस मतलब साइंटिफिक डिसीजन। ई मतलब एजुकेट ट्रेन और रिसर्च करना। आर मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनमें कोप अप करने वाली रिक्वायरमेंट। एस मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग का ओ मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप मुझे बताओ क्या क्लियर हो गया? इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग, कितना इजी यार। चैप्टर 1 पूरा 2 चीज में खत्म हो गया, एक ही स्टोरी चल रही है। डैड प्लीज डैड गोवा एक्सकर्जन, पापा कहते हैं गोवा फॉर श्योर। क्या है? इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। आई मतलब इनसाइट, एस मतलब साइंटिफिक डिसीजन, ई मतलब एजुकेट रिसर्च ट्रेन करना, आर मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी बदलाव हो रहे हैं उनके हिसाब से जो भी चेंजेस चाहिए वो हो जाएं। स्कोर में एस मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर यहां तक क्लियर है तो जस्ट टाइप एसी इन द चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर है तो एसी लिख दो चैट बॉक्स में। यहां तक क्लियर है तो एसी लिख दो चैट बॉक्स में। हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया मेरे लाडलो। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। अभी तक हमने कवर कर लिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, वैल्यूज क्या होती है। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए, जो मैंने कहा ठीक है आप ऊपर ऊपर से रीड मार लोगे मतलब समझ में आ जाएगा, काफी है।
बट सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अपने को पूरा का पूरा याद होना चाहिए। उसके लिए हमने कोड बना लिया था, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। आर समझ में, आई मतलब इनसाइट, एस मतलब साइंटिफिक डिसीजन, ई मतलब एजुकेट ट्रेन एंड रिसर्च, आर मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, चेंज हो रहा है एनवायरमेंट, उसके हिसाब से काम हो जाएगा अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो। देन स्कोर का एस, एस मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ मतलब, ओ मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। अमानत, अमानत राइट, इफ आई एम माय प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीट कर दो बेटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि भाई आज अगर आपकी एज अ बिजनेस सोशली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको मीट करनी होती है, आ रहा समझ में, जिसमें सोसाइटी एट अ लार्ज को आपकी ऑर्गेनाइजेशन की किसी एक्टिविटी से गलत मैसेज ना जाए या कुछ गलत ना हो जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जब आप फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑटोमेटिकली वो प्रिंसिपल्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैनेज कर लेते हैं पूरा का पूरा। क्लियर है? इसलिए अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। क्लैरिटी है? चलिए, सो गाइस इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। स्टोरी याद है? स्टोरी याद है बिल्कुल, अपने तो कार्टून कैरेक्टर्स भी बनाए हैं यार, बच्चा है अपना, और ये कौन है? उसके पापा। पहले वाले चैप्टर में बच्चा क्या बोला? बच्चा गया पापा के पास रोते रोते, याद है वो कॉमिक? इन पाप डैड प्लीज डैड गोवा एक्सकर्जन, पापा ने कहा था गोवा फॉर श्योर। अब चैप्टर 2 में कंडीशन लगाना चालू कर दिया पापा ने। पापा ने कहा इन 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 स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम आते हैं टेलर पे। अब टेलर देखना क्या कहता है। सबसे पहले जिस भी आदमी के बारे में पढ़ो यार, मतलब मेरा तो हमेशा ये प्रिंसिपल रहा है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है और प्रिंसिपल भी रहा है, कोई भी चीज हो उसके हेडिंग को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो यार। मतलब ये जो एफ टेलर है, पहले इसके बारे में आपको क्लियरली अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो एफ टेलर है ना, ये कौन था? ये एक आदमी था जो मैकेनिकल इंजीनियर था यार। मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ काम करेगा? ऑब्वियसली वो फैक्ट्री में काम करेगा। कहाँ काम करेगा? फैक्ट्री में। अरे यार मैकेनिकल इंजीनियर है, मशीनों के साथ बात करेगा, मशीनों के साथ काम करेगा। तो बेसिकली ये क्या करता था? ये फैक्ट्री में एक मैकेनिकल इंजीनियर था, मतलब फैक्ट्री में काम करा करता था। और वो फैक्ट्री में काम कैसे करता था? वो कोशिश ये करता था कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को सुधारे। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर था और वो ये कोशिश करता था कि यार यहाँ पे जो लेबर है, आरएसएन में यहाँ पे जो लेबर है उससे ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी में कैसे लेके आया जाए। मतलब जितना ज्यादा, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकता है उतना बढ़िया। ये कौन करता था? एफडब्ल्यू टेलर। मतलब एफडब्ल्यू टेलर एफिशिएंसी पे काम करता था। किस पे काम करता था? एफिशिएंसी। सर कैसे करता था ये आदमी? मैंने कहा देखो, सबसे पहले ये जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी थी, मतलब जितने भी लोग काम करते थे फैक्ट्री में, उन सबकी एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता था। जैसे मान लो एक गाड़ी बन के आ रही है, तो गाड़ी बन के आ रही है तो पहले क्या हो रहा है? पहले मान लो उसका बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर उसमें पेंट हो रहा है, फिर उसमें टायर लग रहे हैं, फिर उसमें कांच लग रहे हैं, ऐसे करके वो उनको छोटे छोटे ह्यूमंस के एफर्ट में बाइफरकेट करता था। फिर वो ये देखता था हर एक छोटा पार्ट जो काम हो रहा है उस प्रोडक्शन में, उसको वो पूरा का पूरा क्या करता था? एनालाइज करता था कि क्या मैं इस काम को और बेटर तरीके से कर सकता हूं, जिसमें शायद काम आउटपुट ज्यादा आ जाए या कॉस्ट कम आ जाए, लेबर कम लग जाए। तो वो पूरी रिसर्च करा करता था। अब आप इसके प्रोफाइल से मैनेज करो। ये आदमी कौन था? ये मैकेनिकल इंजीनियर था। तो भैया मैकेनिकल इंजीनियर फैक्ट्री में काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा तो यही देखेगा ना कि जितने फैक्ट्री में काम लोग कर रहे हैं, वो जितने भी काम कर रहे हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बाइफरकेट करूं, और हर टुकड़े को मैं एनालाइज करूं कि कैसे मैं काम बहुत इफेक्टिवली कर सकता हूं, मतलब कम टाइम में कर सकता हूं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं। अरे यस के नो? इसीलिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली ये सारा काम करना चाह रहा था, इसीलिए इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आ रहा समझ? क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब मैंने कहा देखो, पहले हम प्रिंसिपल या टेक्निक पे नहीं गए, पहले हमने ये आरएनडी करी कि यार ये बंदा है कौन, ये बंदा है कौन। क्लियर हो गया अब हमें ये बंदा कौन है? चलिए अब पढ़ते हैं। इस आदमी ने दो चीजें दी थी, मैं पहले प्रिंसिपल चालू कर रहा हूं, वैसे इसने दो चीज दी थी, एक प्रिंसिपल और टेक्निक। सर अब हमें समझ में आ रहा है। आपने चैप्टर स्टार्ट करते ही प्रिंसिपल और टेक्निक दोनों को क्यों डिफाइन किया था? क्योंकि प्रिंसिपल आपको डिसीजन मेकिंग में और आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वो जो है टेक्निक, वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में बेटर एफिशिएंसी लानी है, इफेक्टिवनेस लानी है,
तो आपको वो टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए पहले प्रिंसिपल कवर करते हैं। अब इसने प्रिंसिपल में क्या कहा, आ रहा समझ में? इसने प्रिंसिपल में क्या कहा आप समझो। सबसे पहले प्रिंसिपल में इसने कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसने एक लॉजिक दिया जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा के लाया हूं, फीचर्स में, नेचर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि भैया अगर मान लो इसने एक प्रिंसिपल दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, तो ये कह रहा है कि बोले यार आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करो, हिट मतलब हिट एंड ट्रायल के बेसिस में मत करो, ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम साइंटिफिकली होने चाहिए। इफ यू आर डूइंग समथिंग यू शुड हैव अ लॉजिक, यार ऐसा क्यों? जैसे मान लो अगर आपके रेस्टोरेंट में 6 टेबल है और 2 वेटर है, वहीं आपने 12 टेबल कर ली, तो अब 4 वेटर होंगे, बिकॉज 6 टेबल को 2 लोग सर्व कर सकते हैं, तो 12 को 4 कर सकते हैं। तो यू आर टेकिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस विच आर बेस्ड ऑन साइंस, नॉट ऑन हिट एंड ट्रायल, कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, नहीं। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट इज, अब आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट आता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये दो चीजें कनेक्टेड है यार, देखो, एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एक कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहां पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है आपको? एक कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और यहां पे एक दिख रहा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैं दोनों को कंबाइन करके समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यार सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मैं आपको जनरल बताता हूं पहले, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है। मतलब मान लो अगर मैनेजमेंट है, एक ओनर है, एक मैनेजमेंट है, और एक कौन है आपका, वर्कर है। तो वर्कर को पता है हमेशा क्या लगता है? वर्कर को ये लगता है कि जो ओनर है या जो मैनेजर है वो उनसे ज्यादा काम कराना चाहते हैं और पैसे कम से कम देना चाहते हैं। और जो ओनर है उनको लगता है कि नहीं यार, मजदूर तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको हमारे आउटपुट से, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। आ रहा समझे? तो इस वजह से क्या होता है, हमेशा ऐसा होता है कि उनमें हार्मनी नहीं रहती, डिस्कॉर्ड होता है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। वहीं जब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात आती है, मतलब हमेशा मैनेजर अपने बारे में सोच रहा है, इंडिविजुअल अपने बारे में, मतलब जो वर्कर है वो अपने बारे में सोच रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? तो ऑर्गेनाइजेशन में ये जो बंदा क्या कह रहा है हमें, ये हमें ये समझा रहा है, ये जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये हमें क्या समझा रहा है? ये हमारे को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार आपको मेंटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। मतलब वर्कर को ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैनेजमेंट कुछ उनके साथ गलत करना चाह रहा है, या मैनेजमेंट को नहीं सोचना है कि वर्कर इनएफिशिएंट है। दोनों को मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। अगर मैनेजमेंट कोई चेंजेस लेके आ रहा है, तो वर्कर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार वो ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए है, दे आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट देम। एट द सेम टाइम अगर वर्कर के अच्छा काम करने से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, तो ओनर्स को वर्कर्स के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अरे यस कि नो? तो आई होप आपको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और आपको कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दोनों के दोनों बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझ में आ गए। क्या आपके दिमाग में चले गए? चलिए, तो लास्ट वाला अपन खत्म करते हैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है बेटा? लास्ट वाला क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब आपको ये कोशिश करना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पे कोई बंदा है, तो सबसे पहले तो आप उसको उसकी कैपेबिलिटी एबिलिटी के हिसाब से काम दो। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैं मैनेजमेंट फाइनेंस में एक्सपर्ट हूं, तो मेरे को अगर कोई एचआर का काम देगा तो ऑब्वियसली मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। कल को आज मजबूरी में मैंने वो काम ज्वाइन भी कर लिया, तो डू यू थिंक आई विल बी एबल टू ग्रो इन दैट फील्ड? ऑब्वियसली नॉट। तो सेम वे अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको सारे के सारे बंदे जितने भी उनके यहाँ काम कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए उनकी जितनी एफिशिएंसी है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पे, जहां वो सबसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, उस लेवल पे काम कराना चाहिए, और धीरे धीरे उनको ग्रो करके मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना चाहिए। क्लैरिटी है? सो गाइज अगर यहां तक क्लैरिटी है, तो जस्ट टाइप इन एसी इन द चैट बॉक्स। just type AC in the chat box. Just type AC in the chat box. यहां तक क्लियर है तो फटाफट फटाफट लिख दो एसी एसी एसी, मतलब ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। हाँ जी हाँ जी, जल्दी, मैंने कहा रिस्पॉन्स फटाफट आना चाहिए, रिस्पॉन्स फटाफट आना चाहिए। ग्रेट 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 गुड। ओके, अक्षय सिंह सर डी वाला पॉइंट। अक्षय डी वाला पॉइंट ये कहता है कि जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, आप उनको जो भी उनकी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से ज्यादा, सबसे पहले वर्ड क्या गया, टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो जैसे मैं फाइनेंस का बंदा हूं, तो फाइनेंस का बंदा जो है वो क्या कर रहा है, फाइनेंस में उसको जितना मैक्सिमम हाइट पे जा सकता है उतना लेके जाओ।
बट फाइनेंस वाले को एचआर में लेके जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जिस आदमी का जो कैलिबर है, एटीट्यूड है, उस बेसिस पे उसको हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। अमानत इज आस्किंग सर डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। अब आप देखो सेकंड और थर्ड की जब बात करते हो तो सेकंड में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है कि यार प्यार मोहब्बत से आपको काम करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। जो थर्ड वाला है वो ये कह रहा है कि यार यू शुड नॉट थिंक के इंडिविजुअली आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आप कोऑपरेशन बनाने रखो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हो वो अचीव हो पाए। इस तरह से आप ले लो। आ रहा समझ में? चलिए, अब हम, जैसा मैंने कहा, मैं कोड की अपन बात कर रहे हैं, जैसे हम कोड की बात कर रहे हैं, तो भैया सबसे पहले हमने पीछे वाले कोड में क्या पढ़ के आए थे बेटा? पापा ने शर्त रखी थी सबसे पहले क्या, इन स्कूल, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। याद है पापा ने शर्त रखी थी? आई हमने क्या पढ़ के आए थे बेटा, बताओ इंपॉर्टेंस में? सबसे पहले इनसाइट। अब मैं जब ये रिपीट करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, मतलब तुम्हें भी रिवाइज करना है, तुम्हारे लिए करवा रहा हूं मैं। आई मतलब क्या है, इनसाइट। एस मतलब क्या है, साइंटिफिक डिसीजंस। ई मतलब क्या है, एजुकेट करना, ट्रेन करना, रिसर्च करना। आर मतलब क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट जो बदल रहा है उसके हिसाब से। एस मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। याद आ रहा है कुछ? तो पापा ने शर्त रखी, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। दूसरी शर्त क्या थी पता है तुम्हें? दूसरी शर्त ये थी, स्कूल होमवर्क। क्या बोला पापा ने? स्कूल होमवर्क कंप्लीटली डन। क्या बोला? स्कूल होमवर्क कंप्लीटली डन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एस यार? एस का क्या मतलब है? एस का मतलब यह है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब हम लोग क्या यूज करने चाहिए, हम लोग साइंस यूज करने चाहिए, हिट एंड ट्रायल हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में जब मैं एच की बात करता हूं, यह है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सी की बात करता हूं मतलब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डी की बात करता हूं मतलब डेवलपमेंट, जो भी उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी है। एम आई मेकिंग सेंस? यहां तक क्लियर है? वापस वापस वापस, क्या कोड है इस चैप्टर का? पहले वाले का क्या था, डेड प्लीज डेड गोवा एक्सकर्जन, फिर क्या था, गोवा फॉर श्योर। बट पापा ने शर्त लगाई, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग, स्कूल होमवर्क कंप्लीटली डन। अगर ये हो गया तो बेटा भेज देंगे तुझे। क्लैरिटी है? पक्का? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पुराना वाला रिवाइज करते हुए चलेंगे, तभी जाके हमारा पूरा चैप्टर क्लोज होगा, हमारे दिमाग में सेट होगा। आ रहा समझे? पक्का पक्का पक्का। चलिए, अब अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट आप चैट बॉक्स में एसी लिख दो। फटाफट चैट बॉक्स में एसी लिख दो। टाइप एसी, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। टाइप इन द चैट बॉक्स एसी एसी एसी, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। दिमाग में जा रहा है गाइस? दिमाग में जा रहा है अपने? चलिए, तो अब हम लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा एफ डब्ल्यू टेलर की जो सारी कहानी थी, जो हम यहाँ समझ के आए, वो हमने पूरी की पूरी पढ़ ली। ठीक है, अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसकी टेक्निक्स पे। उसने प्रिंसिपल तो दिए। अब अगेन व्हाट आर दिस प्रिंसिपल अबाउट? के जनरल गाइडलाइंस है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी, बिहेवियर में। बट उसने क्या किया, टेक्निक्स भी दी। क्या दिया बेटा? टेक्निक्स। उसने 60 टेक्निक दी। पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। मतलब पहली में ये जो एफ डब्ल्यू टेलर था, इसने किसकी बात की, इसने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की बेटा। किसकी बात की? फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये फोरमैनशिप क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोरमैन कौन होता है। जैसे एक होता है टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। तो जो लोअर लेवल के जितने लोग होते हैं उनमें जो सबसे टॉप का आदमी होता है उसको फोरमैन कहते हैं। आ रहा समझे? बट मैनेजर लेवल में ये सबसे नीचे होता है, क्योंकि टॉप मिडिल और उसके नीचे आ रहा है। बट वर्कर्स में सबसे बड़ा वाला वर्कर है ये। क्लैरिटी है? चलिए, अब मैंने कहा ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, एफ डब्ल्यू टेलर पता है क्या कहता था? एफ डब्ल्यू टेलर कहता था यार आप एक आदमी रखोगे और सारे वर्कर्स को मैनेज करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। वो कहता था कि आपको अलग अलग बंदे रखने पड़ेंगे, और वो कहता था आपको 8 लोग रखने पड़ेंगे। कितने लोग रखने पड़ेंगे? 8। वो कहता था कि जो भी ये फैक्ट्री मैनेजर हो, फोरमैन हो, उसको आपको अलग अलग टाइप में लोग चाहिए। जैसे सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज चाहिए उसको, मतलब प्लानिंग साइड जो है उसमें इसको लोग चाहिए। और उसको क्या क्या लोग चाहिए, प्लानिंग साइड में क्या क्या लोग चाहिए? सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क चाहिए। उसको एक
इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क चाहिए, ताकि जितने भी मजदूर, जितने भी वर्कर काम करने आए, उनको एग्जैक्ट मेथड बता सके कि तुम्हें काम कैसे करना है। आप देख लो, लिखा हुआ भी है, ले डाउन द एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। मतलब ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एग्जैक्ट मेथड बताता है तुम्हें कैसे काम करना है, कहां से काम करना है। ठीक है। उसके बाद आता है रूट क्लर्क। कौन आता है? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है? ये ले डाउन करता है कि ऑपरेशन के सीक्वेंस कैसे होंगे। मतलब पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। मान लो अलग अलग वर्कर हैं, कोई लोग पेंट कर रहे हैं, कोई लोग गाड़ी में कांच लगा रहे हैं, कोई लोग टायर लगा रहे हैं। तो उसने बता तो दिया, मेथड बता दिया आपको पेंट कैसे करना है, बट ये जो रूट क्लर्क है ये बताएगा कि पहले गाड़ी में पेंट होगा या पहले कांच लगेगा। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको अपने काम करने का एग्जैक्ट मेथड बताता है। ये जो रूट क्लर्क है ये सीक्वेंस बताता है कौन सा पहले होगा, कौन से बाद होगा। ठीक है। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क पता है क्या करता है? ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है? जितने भी डेली वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी जॉब पे लोग काम कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट शीट वगैरह बनाता है, टाइम स्पेंड वगैरह बनाता है कि कितने लोगों ने कितना कितना टाइम स्पेंड किया जॉब पे, वो सारा का सारा काम करता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करता है। एंड लास्ट होता है जो डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। कौन होता है बेटा? डिसिप्लिन। मतलब ये चेक करता है कि भैया कितने ऐसे लोग हैं जिनको आना चाहिए था और नहीं आए। एब्सेंटिज्म को ट्रैक करता है। सर एब्सेंट हो गए तो पैसे मत देना। अरे यार पैसे नहीं देना टारगेट थोड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन में आदमी रखा गया है ताकि काम पूरा प्रॉपर हो, बट अगर कोई एब्सेंट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा यार। फैक्ट्री की कॉस्ट है, बाकी सारे वर्कर्स जो उसके सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है उनकी कॉस्ट है। तो डिसिप्लिन वाला बंदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ये चेक करता है यार एब्सेंटिज्म तो ज्यादा नहीं हो रहा है। अरे यस और नो यार। अब मैंने क्या कहा? ये जो फैक्ट्री मैनेजर है, मैनेजर में सबसे लोअर लेवल है, बट वर्कर में सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब ये फैक्ट्री मैनेजर एक नहीं हो सकता, प्लानिंग साइड में भी 4 लोग लग रहे हैं, वैसे ही प्रोडक्शन साइड में भी 4 लोग लगते हैं। प्लानिंग मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लान हो रहा है कि यार मेथड क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, टाइम कॉस्ट वगैरह, उसके बाद डिसिप्लिन, कौन एब्सेंट है कॉस्ट नहीं है। अब जब एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें हमें क्या क्या लोग चाहिए? सबसे पहले गैंग बॉस चाहिए। अरे गैंग का बॉस नहीं, जो बंदूक चलाता है, नहीं। ये क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? सारे के सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, जितनी भी चीजें चाहिए उनको सेटअप करके, असेंबल करके तैयार रखता है। अब इसी के जैसा एक आदमी होता है जो स्पीड बॉस होता है, जो ये इंश्योर करता है कि जितनी मशीनें चल रही हैं वो क्या ऑप्टिमम स्पीड पे चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी में कोई गड़बड़ आ गई, क्योंकि मशीन जब बल्क में प्रोडक्शन करती है ना बेटा, एक भी सीक्वेंस गड़बड़ाती है तो पूरा लॉट खराब हो जाता है यार। आ रहा समझ में? उसके बाद एक रिपेयर बॉस होता है। ये मशीनें जो असेंबल हो गई, अगर ये प्रॉपरली सब कुछ चल रही हैं, सारी की सारी ठीक है, बट कुछ गड़बड़ हो गई, हर एक शिफ्ट के बाद उनकी सर्विसिंग करानी है, तो रिपेयर बॉस जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? रिपेयर बॉस, कि भैया रिपेयर कराना पड़ेगा। फिर एक होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर देखता है कि भैया जो माल तुम्हारी लेबर ने बनाया है वो उस क्वालिटी का है या नहीं। अगर क्वालिटी का होगा तो पास करेगा, नहीं क्वालिटी का होगा तो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि कस्टमर को गलत क्वालिटी चली गई तो वो आपसे माल खरीदना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बताओ, फंक्शनल फोरमैनशिप में हमारे पास कितने होते हैं फोरमैन? 8 होते हैं यार। प्लानिंग साइड 4 और प्रोडक्शन साइड 4। आ रहा समझे? पहला कौन सा पड़ा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देता है मेथड का। रूट क्लर्क आपको रूट बताता है कैसे कैसे काम होगा। टाइम कॉस्ट क्लर्क डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन रखता है। इधर कौन है आपके पास? गैंग बॉस, सबको असेंबल करके रखता है। स्पीड बॉक्स, सब प्रॉपर स्पीड पे चल रही नहीं चल रही, रिपेयर वगैरह करना शिफ्ट के बाद। इंस्पेक्टर क्या चेक करता है? क्वालिटी सारी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये जो FW टेलर है ये क्या कहता है? अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है तो आपको जो टेक्निक फॉलो करनी है सबसे पहले वो फंक्शनल फोरमैनशिप है, कि आपको प्लानिंग साइड और प्रोडक्शन साइड 4 फोरमैन आपको रखने पड़ेंगे, ताकि आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट हो पाए फैक्ट्री में। क्लैरिटी है? चलिए, पहला अगर कवर हो गया तो आगे के तो बड़े आसान है। आगे वाला क्या है? सबसे पहले यहां पे आता है बेटा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये नहीं कहता कि आप एक काम करो कि जो वर्कर कम काम कर रहा है उसके पैसे काटो, नहीं। ये क्या कहते हैं कि भाई हम एफिशिएंट, मतलब ये क्या कह रहे हैं? दो लोगों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये दो लोगों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कौन कौन से दो लोगों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? ये एफिशिएंट लोगों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? एफिशिएंट लोगों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये क्या डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, एफिशिएंट जो लोग हैं, कौन से लोग? एफिशिएंट। और इनएफिशिएंट जो लोग हैं
इन दोनों में डिफरेंशिएट करो। बट नॉर्मली हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि यार एक काम करो, इनएफिशिएंट के पैसे काट लो। नहीं, ये कहते हैं कि भैया जो एफिशिएंटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है, यू स्टार्ट पेइंग हायर, आप उनको ज्यादा रेट पे पेमेंट करने लगो, ताकि एफिशिएंट को अपने आप फील हो जाएगा कि यार हमें काम करना चाहिए अगर हमें अच्छा पैसा कमाना है तो। बट अगर आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंशिएट ही नहीं करोगे, तो यार एफिशिएंट वाला 10-15 दिन बाद सोचने लग जाएगा, इतनी मेहनत से काम कर रहा हूं, मेरे को भी वही पैसा मिल रहा है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ये आदमी कम काम कर रहा है, सेम पैसा मिलता है, रिकॉग्निशन भी बराबर मिल रही है, तो मैं भी इसकी तरह काम करता हूं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होना चाहिए, पीस रेट सिस्टम होना चाहिए, ताकि क्या हो, इनएफिशिएंट लोगों को मैसेज मिल सके, एफिशिएंट लोगों को मोटिवेशन मिल सके। क्लियर है? तो अब एफडब्ल्यू टेलर क्या कहते हैं, ये कहते हैं भैया साइंटिफिक मैनेजमेंट रखना है ना, तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रखो भैया, एफिशिएंट लोगों को रिवॉर्ड करो ताकि सब कुछ सही चलता रहे। फिर होता मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम जहां चालू होता है और फाइनली जहां प्रोडक्ट बनता है, आ रहा समझे, जितने भी मोशन मतलब जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, उन सबको आप डिवाइड करो। ऐसी एक्टिविटी जो प्रोडक्टिव है उनको तो आपको करते ही रहना है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को तो हटा दो, क्योंकि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी वेज भी वेस्ट हो रही है, क्योंकि उस दौरान आप पेमेंट भी कर ही रहे हो। अनप्रोडक्टिव सारे कामों को हटा दो, प्रोडक्टिव सबको रहने दो, और जो एंसेलरी है, जो प्रोडक्टिव में थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है, उनको बेटर और रीऑर्गेनाइज करो, कुछ बेटर निकल के आए तो ये कहता है कि अगर आपको साइंटिफिकली मैनेज करना है तो आपको मोशन स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लेबर जो भी मूवमेंट कर रही है, उन हर एक एक मूवमेंट को आप स्टडी करो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ज्यादा हो और फालतू की एक्टिविटीज क्या हो, कम, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनएफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्लैरिटी है? चलिए, नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। यार आप मेथड स्टडी करो ना, प्रोडक्शन करना है आपको, आपको पता है कि आपको ये सामान बनाना है, तो भाई जो भी सामान आपको ऑर्गेनाइजेशन में फाइनली बनाना है, आप उसके अलग अलग मेथड्स आइडेंटिफाई करो। जो मेथड आपकी कॉस्ट कम रिड्यूस करता है, आपको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, आप वो वाला मेथड सेलेक्ट करो ना। आपने कोई भी ऑर्डर आया, आप काम करने लग गए, ऐसा थोड़ी होता है। यू हैव टू स्टडी द मेथड्स। सो इफ यू वांट टू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन इन साइंटिफिक वे, आप कोई भी मेथड फॉलो नहीं कर सकते, नहीं तो वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब वाला प्रिंसिपल कैसे फॉलो होगा, आप तो हिट एंड ट्रायल पे आ गए। तो इसलिए मेथड स्टडी करना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेथड है जो आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम स्टडी। आप टाइम स्टडी करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपकी स्कूल में बिजनेस स्टडीज पढ़ाते होंगे, मैं भी बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कितने घंटे में हो सकता है, तो मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट है। कोई बच्चा मेरे पास आता है फुल कोर्स शुरुआत में आता है, तो उसको हम एक एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में कराएंगे। फिर एक होता है हमारा क्रैश कोर्स, रैपिड रिवीजन बैच, कैप्सूल बैच, ऐसा करके कम से कम बिजनेस स्टडीज के 5 अलग अलग कोर्सेज हैं। एंड हर कोर्स में कितना टाइम स्पेंड है वो भी पूरा प्रॉपरली कैलकुलेटेड है। सो वी नो व्हेन वी विल स्टार्ट द बैच, व्हेन वी विल एंड द बैच। तो क्यों हमने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि हम टाइम स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम स्टडी कर रहे हैं। सेम वे आप हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी पूरी टाइम स्टडी क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने लेबर आवर्स चाहिए तो ये प्रोडक्ट बन के रेडी होगा। सर इससे क्या हेल्प होगी? नंबर वन, एक तो कोई इंप्लॉई मतलब जो वर्कर है बेवकूफ नहीं बना पाएगा। नंबर टू, आप अगर किसी से ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको पहले बता दोगे ना, यार मेरे पास इतनी मैन पावर है, इतने दिन में मैं काम कर खत्म करके दे सकता हूँ। नहीं तो आप कभी कम्युनिकेट करने बैठोगे, ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे और डेडलाइन दोगे तो कैसे करोगे? तो ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिकली मैनेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम स्टडी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, आरंभ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, पहले स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं ना। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन, आप समझो। मतलब स्टैंडर्डाइजेशन मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीनें यूज करोगे वो एक स्टैंडर्ड की होंगी। जैसे आज हमारे पूरे इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडियोज हैं, सेम कैमरा, सेम टाइप ऑफ मटेरियल, इवन सब में हार्ड डिस्क, सब में सेम है। इससे क्या होता है, मैं इस स्टूडियो में शूट करूं या दूसरी वाली क्लास में शूट करूं, दोनों में सेम ही आउटपुट आएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक 5 स्टार खाने को बोलूं और आपको पसंद आए, आप दुकान पे दूसरी 5 स्टार लेने गए, आपको टेस्ट कैसा आएगा? सेम ही आएगा?
अगर आप सोचो पहली 5 स्टार का टेस्ट तो अलग आया और आप मोटिवेट होके खरीदने गए, दूसरी 5 स्टार का टेस्ट अगर पल्स जैसा आएगा, पल्स भले ही अच्छी होगी बट आप 5 स्टार की एक्सपेक्टेशन में गए थे, सो ऑटोमेटिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना है, तो आप मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने का है, तो उसको सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना पड़ेगा। तो एफडब्ल्यू टेलर क्या कहता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है, स्टैंडर्डाइजेशन लेके आओ। स्टैंडर्डाइजेशन में डू यू नो दैट, अगर लेज है तो लेज जो चिप्स बना रही है, ऐसे थोड़ी है लेस कोई भी आलू इधर से मार्केट से खरीद के ले आती है और चिप्स बना देती है, नहीं। वो बकायदा इवन उनके जो सीड्स वगैरह, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ आइटम, हर चीज को अपनी क्वालिटी के हिसाब से लेती है, वो फार्म लेती है, पानी किस तरह का जाएगा, वो लीज पे ले लेती है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और खुद ग्रो करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, कॉन्ट्रैक्चुअल जो फार्मिंग होती है। तो वो क्यों कर रही है, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन आए। आ रहा समझे? अब नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन? जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, जैसे लेट्स से कि आप जैसे 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 आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए, कोल्ड ड्रिंक आपको जो बॉटल है वो कितने कितने एमएल की आएगी, लेट्स से 100 ml, लेट्स से 500 ml, 1 लीटर। क्या आपको ऐसा आता है क्या, 101 ml, 109 ml, 114 ml, 121 ml? मतलब क्या आपको लगता है हर एक एमएल पे वो कंपनी अपना एक एक बॉटल बना के रखेगी हर एक एमएल पे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो पता पड़ा उसका हर एक अलग बोतल बनाने के लिए अलग मशीन, अलग प्रोसेस लग रहे हैं, जबकि मार्केट में तो उसकी डिमांड ही नहीं है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट में भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे जो मार्केट में बिक ही नहीं रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंप्लीफिकेशन, आप एलिमिनेट कर देते हो ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। मुझे बताओ, क्या आपको स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन क्लियर है? 100% होगा। चलिए, अब आते हैं फटीग स्टडी। ना व्हाट इज दिस फटीग स्टडी? मतलब आपने एम्प्लॉय को लिया और उसको बोला सुबह से काम करता रहे, काम करता रहे, काम करता रहे, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है, ना कोई लंच ब्रेक, ना कोई और कोई रेस्ट का ब्रेक। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, वो आदमी आपकी मशीनों पे काम तो करता रहेगा बट उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आएगी। तो एफडब्ल्यू टेलर क्या कहता है, आप फिटिंग स्टडी करके रखो कि कितनी देर काम करने के बाद आपके एम्प्लॉय को, वर्कर को थोड़ा रेस्ट चाहिए, ताकि मशीनों की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं लगे। क्योंकि आपको आदमी तो बैठा हुआ दिखेगा बट काम होता हुआ नहीं दिखेगा। तो फिटिंग स्टडी इसके बारे में बात करते हैं। आ रहा समझे? दिमाग में जा रहा है पक्का? अब आप देखो, अब आप देखो, पहले आगे वाले पेज पे आ जाते हैं, फिर आगे वाले पेज पे आ जाते हैं, समझो। अब मैं कह रहा हूं यहां पे, अब मैं कह रहा हूं यहां पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी कहाँ पे आ गया? पहले तो इसका मार्कर का कलर चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा हूं मैं अभी कहाँ पे आया, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग, याद है करके आया था? क्या थी ये इंपॉर्टेंस? आई मतलब इंसाइट, यूजफुल इंसाइट। एस मतलब साइंटिफिक डिसीजन। ई मतलब एजुकेट, रिसर्च और ट्रेन करना। आर मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंट जो बदल रहा है उसके हिसाब से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। देखो यार, इतनी बार तो मैंने रिवाइज करा दिया, तीसरी या चौथी बार। तो पापा ने शर्त क्या रखी, इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग। उसके बाद क्या कहा, स्कूल होमवर्क कंप्लीटली डन। पापा ने दो शर्तें रखी, गोवा जाना है, बोले हाँ, बोले तो इन स्कूल एग्जाम रिजल्ट स्कोर आउटस्टैंडिंग, स्कूल होमवर्क कंप्लीटली डन। ये तो इंपॉर्टेंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ये क्या है, एफ डब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट इज डेवलपमेंट। जो भी बंदा है उसका डेवलपमेंट, जो भी उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है, प्रोस्पेरिटी है, वहां तक लेके जाना। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में यहां तक क्लियर है? तो अपन आते हैं इस वाले कोड पे। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे। हमने सबसे पहले दिमाग में रिवीजन इतना सॉलिड करेंगे अपन लोग कि अपने को कोई टेंशन नहीं रहेगी। हम देखो वहां पे पढ़ के आए थे, अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े हमने इंपॉर्टेंस में 6, उसके बाद प्रिंसिपल पढ़े 4, अब हमारे पास टेक्निक है 7। कितनी है टेक्निक? 7। अब मैंने कहा यहाँ पे, फिर पापा ने क्या कहा, फिर पापा ने कहा कि भैया फिर अगर तूने ये सब कर ली, दोनों शर्तें पूरी कर दी, तो फिर क्या आया, फिर डायरेक्ट, डायरेक्ट पापा कह रहे हैं MMT से फ्लाइट।
अरे एमएमटी जानते हो ना, मेक माई ट्रिप, आलिया भट्ट करती है ना प्रमोशन उसका। अरे आगे चले गए अपन। हाँ फ्लाइट, टी समझ जाओगे ना यार, आगे है। लिखने में डर लग रहा है, आगे स्लाइड पे नहीं आ जाऊं। चलिए। तो फिर डायरेक्ट एमएमटी से फ्लाइट। अब ये एफ मतलब क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। डी मतलब क्या, डिफरेंशियल पीसवेज। उसके बाद एम मतलब क्या, मोशन स्टडी। एम मतलब क्या, मेथड स्टडी। टी मतलब क्या, टाइम स्टडी। एस मतलब क्या, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन। एफ मतलब क्या, फटीग स्टडी। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, दिमाग में क्लियर है क्या? क्लियर है तो फटाफट चैट बॉक्स में डालो एसी एसी, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। फटाफट चैट बॉक्स में डालो ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। एक्टिव रहो यार, बोलते ही फटाफट आ जाना चाहिए। बोलते ही फटाफट एसी आ जाना चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। ग्रेट 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 यार, हाथों को चलाते रहना पड़ेगा। एसी एसी लिखना पड़ेगा, ऐसे तो कैसे चलेगा। अब आप देख लो यहाँ कॉमिक में भी यही है, यहाँ पे एफ है बस। फिर डायरेक्ट एमएमटी से फ्लाइट। फिर डायरेक्ट एमएमटी से फ्लाइट। क्लैरिटी है? चलिए। तो मैंने कहा हमने ये सारे के सारे एक एक करके पॉइंट हम लोगों ने गाइस कर लिए, दिमाग में सेट कर लिया। हमारे दिमाग में ये क्या है बेटा, आ गया। अब हम आते हैं, अ, अमानत कह रही है सर स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन रिपीट कर दो, कर देते हैं बेटा। देखो स्टैंडर्डाइजेशन में तो ये होता है कि यार हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, एफ डब्ल्यू टेलर। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। कई बार बच्चा ये कहता है कि सर मैंने पढ़ तो लिया, मैंने मन से लिख दिया। आपने लिख दिया ऑफिस में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा। क्यों देगा? वो आपको 0 मार्क्स देगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार एफ डब्ल्यू टेलर फैक्ट्री की बात कर रहा है। तो अब ये स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ना फैक्ट्री लेवल पे यूज करो। मतलब फैक्ट्री में चाहे मशीन हो, चाहे प्रोसेस हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सब में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करना है। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो सकता है चाहे आप सेम टाइप ऑफ मशीन लो, सेम टाइप ऑफ रॉ मटेरियल लो, ताकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आए वो सेम आए यार। अरे यस के नो यार। सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सिंप्लीफाई करके रखना है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे चीजें जिनकी मार्केट में डिमांड नहीं है, वो आपको हटा देने चाहिए यार। वो आप नहीं हटाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोसेस है फैक्ट्री में कंबरसम रहेगा। हो सकता है आपकी वर्कर ऐसे प्रोडक्ट में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो जिनकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। आ रहा समझ में? अक्षय इज आस्किंग सर मेंटल रेवोल्यूशन रह गया। बेटा मेंटल रेवोल्यूशन में डिस्कस किया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के टाइम में। मैंने आपको बताया था कि वर्कर ये सोचता है और मैनेजर ये सोचता है। तो मेंटल रेवोल्यूशन ये है, दोनों को अपने पार्ट पे मेंटल रेवोल्यूशन लेके आना है। कि वर्कर को ये नहीं सोचना है कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वर्कर को ये सोचना है कि अगर नए प्रोसेसेस बढ़िया चीजें फॉलो होंगी और वो मैनेजमेंट को कॉपरेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगी। और मैनेजमेंट को ये एटीट्यूड चेंज करना है कि वर्कर हर चीज को ऐसे ही रजिस्ट करता है, उनके जो सजेशन है वो लेने चाहिए। साथ ही जो भी प्रॉफिट बढ़िया हो रहे हो ना, वो देने भी चाहिए, ओनर मतलब वर्कर के साथ शेयर भी करने चाहिए। क्लैरिटी है? वापस बता दिया बेटा, इन केस मैं भूल गया ऐसा लिखा तो मैंने वापस बताया, बट मेरे को ऐसा लगा मैंने शायद बताया था। चलिए। फेटिक स्टडी बेटा ये कहता है, फेटिक स्टडी ये कहता है मेरे प्यारे लाडलो, कि हर एक आदमी जब कंटिन्यूअस काम करता है तो कई बार आउटपुट हेम्पर हो जाता है यार। तो आउटपुट को कंट्रोल करना पड़ता है यार। आउटपुट को कंट्रोल कैसे करोगे? आउटपुट को कंट्रोल आप ऐसे करोगे कि भाई आप उसको प्रॉपर टाइम इंटरवल निकालोगे कि कितनी कितनी देर बाद क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो आपको उतनी देर बाद क्या देना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा यार। अरे हाँ या ना? चलो। अब आते हैं बेटा हेनरी फ्योल पे। अब ये जो हेनरी फ्योल है मेरे प्यारे लाडलो, ये जनरल मैनेजमेंट के बारे में बात कर, एफ डब्ल्यू टेलर किसकी बात करता था, फैक्ट्री के बारे में। ये किसकी बात करता है, ये बात करता है कि भैया जनरल मैनेजमेंट ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी बात हो रही है। ठीक है। ये किस में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि मैनेजर जो ऑफिस में बैठा है उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, यहां पे उसकी बात हो रही है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्लैरिटी है? ये वो आदमी था जिसने मैनेजमेंट के जो पहले 4 फंक्शन है, आ रहा समझ में, वो आइडेंटिफाई किए थे। याद है पहले चैप्टर में पढ़ा था 5 फंक्शन है, उनमें से पहले 4 किसने आइडेंटिफाई किए थे, इसने।
उसको FW टेलर को हम क्या कहते थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बंदा है हमारा फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्या है बेटा? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। क्लैरिटी है? अब फटाफट देखते हैं हम, फटाफट देखते हैं कि भैया ये जो फियोल है इसने क्या किया। इसने देखो कोई टेक्निक वेक्निक के बारे में बात नहीं की, हमारे को बस सिलेबस में 14 प्रिंसिपल हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं जो इसने मैनेजमेंट के दिए, और जो एक एक मैं अभी आपको 0 से लेकर 100 तक बताऊं। इसने क्या दिया? सबसे पहला दिया डिवीजन ऑफ वर्क। इसने बोला जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसको डिवाइड करो। तो सबसे पहले मैंने हर प्रिंसिपल को आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, ये डिवीजन ऑफ वर्क है क्या। दूसरा, ये है क्यों। तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये है क्या। ये कहता है मेरे प्यारे लाडलों कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हैं आप उनको डिवाइड करो। कैसे? स्मॉल टास्क में, स्मॉल जॉब्स में, ताकि आप हर एक छोटे काम को करने के लिए एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स को रख पाओ। किसको रख पाओ? एक ट्रेंड प्रोफेशनल को। और ये जो ट्रेंड प्रोफेशनल को आप रखोगे तो इससे होगा क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैंने कहा यार आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशलाइजेशन निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? स्पेशलाइजेशन। क्योंकि आप अगर एक ट्रेंड प्रोफेशनल रखोगे तो स्पेशलाइजेशन होगी, और स्पेशलाइजेशन की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ेगी, कम कॉस्ट में वो काम होगा, साथ में जो आउटपुट भी आएगा, जो काम होके भी आएगा, जो रिजल्ट भी आएगा, वो बेस्ट आएगा। अरे यस के नो? क्या हमारे को पहला प्रिंसिपल क्लियर है? डिवीजन ऑफ वर्क, के काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और हर एक काम एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स के थ्रू, ट्रेंड स्पेशलिस्ट के थ्रू करो, और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। यस के नो? क्या पहला प्रिंसिपल हमारे दिमाग में सेट है? हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? तो हम बढ़ते हैं अब सेकंड की तरफ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये होता क्या है? देखो, मैंने आपके लिए डिफाइन किया अथॉरिटी क्या होता है। सबसे पहले अथॉरिटी और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। दोनों में क्या रहना चाहिए? बैलेंस। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अथॉरिटी मतलब क्या होता है? राइट टू गिव द ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। मतलब एक राइट होना चाहिए। मतलब अथॉरिटी मतलब मान लो लेट्स से कि मैं अगर कोई मेरा सबॉर्डिनेट है तो आई हैव द अथॉरिटी के मैं उसको ऑर्डर दूंगा, और मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो आदमी मुझे क्या देगा? ओबीडियंस देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर आपको कोई मतलब आपको कोई काम कर रहा है तो आपके पास ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको उसको काम करना है। आ रहा समझे? आप समझो, वापस वापस वापस। ये जो फियोल ने प्रिंसिपल दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फियोल क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आदमी के पास बैलेंस रहना चाहिए। अथॉरिटी मतलब आप किसी को काम कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी का कहा हुआ काम आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको वो काम करना है। तो आपके पास क्या होता है? इस अथॉरिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? एक बैलेंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एक बैलेंस रहना चाहिए। क्लैरिटी है? अब ये क्यों जरूरी है? मैंने कहा देखो, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होगा, तो भैया जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी को आप दे रहे हो वो पूरी हो पाएगी। आ रहा समझे? अब ऐसा क्यों? समझो, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। मैंने कहा मान लो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस नहीं है। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये बैलेंस नहीं है, मान लो किसी आदमी के पास अथॉरिटी ही नहीं है, आपने किसी आदमी को काम तो बहुत ज्यादा दे दिए बट आपको उसको पावर ही नहीं दी। मान लो मैंने किसी आदमी को मेरे जाने के बाद अगर इंस्टीट्यूट में कोई भी दिक्कत होती है बच्चे को, तो तुम्हें ध्यान रखना है, बट मैंने सामने वाले आदमी को कैश ही देके नहीं रखा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं अगर किसी को अथॉरिटी दे रहा हूं, मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, तो उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अगर मैं उसको अथॉरिटी नहीं दूंगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगा। साथ ही अगर मैंने आदमी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी और उसको अथॉरिटी पूरी दे दी, तो आपको नहीं लगता वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा? सो देयरफॉर हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए मेरे प्यारे लाडलों, कि कोई भी इंप्लॉय है उसको अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो बेचारे को अथॉरिटी भी दो। मैंने कहा क्लास में साइलेंस रहना चाहिए, बट मैंने जो मैनेजर है उसको पावर भी नहीं दी कि यार बच्चे को कुछ बोल पाए। अगर मैंने पावर ही नहीं दी कि यार बच्चा कुछ गड़बड़ करे तो घर में फोन कर देना। अब मैंने किसी को ये कहा कि क्लास साइलेंट रहनी चाहिए, अब उसने जाके बच्चों को चांटे मार दिए। अब मैंने उसको कहा भैया यू आर रिस्पॉन्सिबल, बच्चे बिल्कुल फिजिकल किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मारा पीटी करो, फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं कर सकते कि आप चांटे वाटे मारने पे आ गए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों का ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस रहना चाहिए। अथॉरिटी होगी तभी काम पूरा होगा, अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज हो जाएगी। ठीक है, कितने प्रिंसिपल हो गए मेरे प्यारे लाडलों? दो। अब चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड का नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो आप समझते ही हो। डिसिप्लिन किस चीज का? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का। ऑर्गेनाइजेशन में जितने रूल्स हैं सबका डिसिप्लिन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डिसिप्लिन रहना चाहिए। साथ ही आप जब किसी को हायर करते हो तो उस बंदे के साथ एक एग्रीमेंट भी करते हो। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि जो भी एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट है आप उस एग्रीमेंट को फुलफिल करो, आप उस एग्रीमेंट को फॉलो करो। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, एट द सेम टाइम आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट्स हैं वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब आपको इंश्योर करना पड़ेगा। जब हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं मतलब हम बात कर रहे हैं कि आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो करे। हम जब कह रहे हैं कि वो डिसिप्लिन फॉलो करे, हम चाह रहे हैं कि वो जब हमारे यहाँ ज्वाइन किया था हमने जो उसके साथ एग्रीमेंट किया था वो उसको उसको प्रॉपरली फुलफिल करे। अब ये क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन के रूल ही फॉलो नहीं होंगे आरासन में, तो जिस भी आदमी के जो कमिटमेंट है वो कभी पूरे ही नहीं होंगे, नंबर वन। अगर मान लो वो ये रूल्स और अपने एग्रीमेंट फॉलो ही नहीं करता तो ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी रहेगी नहीं, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो सारे फॉलो होने चाहिए। अब आते हैं फोर्थ पे, यूनिटी ऑफ कमांड। यार ये तो इतनी बार बता दिया मैंने आज। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस। याद आ रहा है पूरे सेशन में आज कितनी बार पढ़ा है? मतलब एक और सिर्फ एक ही बॉस होगा हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सबॉर्डिनेट है और उसके 10-12 बॉस है। पता पड़ा यार वो किसका काम करे किसका नहीं करे। आ रहा समझ में? अब ये होता क्यों है, वाई, अब आपको समझ में आएगा। नंबर वन, एक तो उसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार मैं किसका काम करूं किसका नहीं करूं। और इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी बेटर रहेगा, नहीं तो हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। क्लैरिटी है? समझ में आ गया? अब आते हैं बेटा फिफ्थ पे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? मतलब डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके क्लास ले रहा हूं, मेरा डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि मेरा वन शॉट है, मेरे पास सिर्फ 100 मिनट्स है। 100 मिनट्स में मुझे पूरा टॉपिक क्लियर करना है यार। तो मुझे पता है कि मैं एक एक लाइन थोड़ी गो थ्रू करा रहा हूँ, वन शॉट का मतलब बिल्कुल क्लियर है। हमें कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में डालना है ताकि मेरे सेशन के बाद जब बच्चा एनसीईआरटी पढ़े उसको पता हो कि वो क्या पढ़ रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है वन शॉट में, और पूरा पूरा चैप्टर कवर कराना है और टाइम भी कम लेना है। मैं 4-5 घंटे की क्लास थोड़ी ले सकता हूँ। अब आ जाओ। तो मैंने कहा व्हाट मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ही दिमाग होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, वन हेड एंड वन प्लान। ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी तो कह रहा अपन को ये करना है, दूसरा कह रहा है वो करना है, पता ही नहीं पड़ रहा ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में जाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का वन हेड वन प्लान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैंने कहा इससे यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन रहता है। अरे यस कि नो? दिमाग में सेट है व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माय डियर फ्रेंड्स? सिक्स्थ पे आते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मेरे प्यारे लाडलों, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन में पता है क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी को लगता है यार मेरे पर्सनल फायदे में ये चीज है, बट अगर मैं वो कर लूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप परचेज मैनेजर थे। क्या थे आप? परचेज मैनेजर थे। क्या थे आप? परचेज मैनेजर थे। ठीक है, आप कहीं माल खरीदने गए, आप कहीं गुड्स खरीदने मतलब रॉ मटेरियल खरीदने गए। आप जब रॉ मटेरियल खरीदने गए तो आप अलग अलग वेंडर से मिले, एक ए एक बी। ठीक है, अब ए ने आपको कहा कि मेरा रॉ मटेरियल बढ़िया है, आपने देखा अच्छा भी लगा। बी ने आपको मटेरियल दिया और बी ने आपको क्या कहा कि आप मेरा मटेरियल सेलेक्ट कर लो, मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। अब आप देखो नॉर्मली आपके इंटरेस्ट में तो यह है कि आप 10% कमीशन ले लो और खुश रहो, बट आप मुझे बताओ, डू यू रियली फील दैट इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है बी अगर आपको एक कमीशन ऑफर कर रहा है इसका मतलब उसका जो रॉ मटेरियल है वो लोअर क्वालिटी का हो, इससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। सो आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो आपको सबॉर्डिनेशन मतलब उसको नीचे रखना है, आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना है और आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को क्या रखना है? ऊपर रखना है। आ रहा समझ में? स्टोरी समझ में आ गई? देखिए क्या कहता है ये कहता है भैया
कि हम जब बात कर रहे हैं, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आ रहा समझ में? अब ये क्यों? ताकि आप लार्जर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सको, जो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल है उसको आप ज्यादा प्रोटेक्ट कर सको रादर देन एक इंडिविजुअल। आ रहा समझ में? चलिए अब आते हैं रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। अब ये बिल्कुल जनरल जनरल है यार, ये तो आ रहा समझ, सिलेबस में है तो अच्छे पढ़ने। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा अपने एम्प्लॉइज को वेजेस देनी है, और वो जो वेजेस आप दे रहे हो वो एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। कौन से स्टैंडर्ड की होनी चाहिए? रीजनेबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। आ रहा सुनने? इसका मतलब यह है कि सामने वाला आदमी अपने जीवन को अच्छे से उससे गुजारा कर सके। आ रहा सुनने? और वो जो रेमुनरेशन है वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी होनी चाहिए। कल को आपने हायर कर लिया बहुत ही हाईफाई आदमी, उसके हिसाब से तो सब सही है, बट आपकी कंपनी डूब गई। तो हमेशा रेमुनरेशन में दोनों चीजों का ध्यान रखना है, रीजनेबल स्टैंडर्ड देना है, साथ ही आपकी कंपनी के भी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? रेमुनरेशन जब भी किसी को दो, इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब जितना वो बंदा डिजर्व करता है उसके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जितना वो डिजर्व करता है उतना होना चाहिए। आ रहा समझ में? चलिए, तो हमने 7 पढ़ लिए, एंड में सारे रिवाइज करेंगे वापस, डोंट वरी। अभी एक एक को समझते हुए चलो। चलिए अब आते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ना व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन मतलब सारे डिसीजन एक ही आदमी लेता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपने वो जो पावर है बांट दी लोगों में। परचेज का डिसीजन परचेज मैनेजर ले रहा, प्रोडक्शन का डिसीजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट ले रहा। आ रहा समझ? सो जब आप क्या करते हो, पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग एक ही सेंटर में रखते हो तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्पर्सल। आ रहा समझ में? तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आ रहा समझ में? अब अगेन होता क्या है, सेम जैसा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में था कि बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये कहो कि यार सारे के सारे डिसीजन सेंटर में एक ही आदमी लेगा, तो भैया डिसीजन मेकिंग कितनी मतलब एक टीडीएस प्रोसेस हो जाएगा, लंबी जर्नी हो जाएगी। हर एक डिसीजन एक ही आदमी लेगा, डिले होगा डिसीजन मेकिंग में। फिर एक बात बताओ ना, जो टॉप का आदमी है वो छोटे डिसीजन भी ले रहा है, बड़े भी ले रहा है, तो फिर वो बड़े डिसीजन पे इंपॉर्टेंट पे कैसे ध्यान देगा? अरे यस के नो यार? आ रहा समझ? बेस्ट एग्जांपल बताऊं इसका, क्लास 11th में पेटी कैश बुक पढ़ा था। क्लास 11 में पेटी कैश बुक पढ़ा था? अरे हाँ है ना तो बोल दो चैट बॉक्स में फटाफट। क्या क्लास 11th में पेटी कैश बुक पढ़ा था क्या? पेटी कैश बुक पढ़ाई में खो गए कि क्या हो गया? हाँ, पेटी कैश बुक पढ़ा था तो परफेक्ट एग्जांपल है। एक हेड कैशियर होता है जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन देखता है, पेटी कैशियर होता है जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन देखता है। वो भी क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन का ही एक एग्जांपल है कि जो छोटे छोटे पेमेंट्स हैं उसकी पावर किसी और को दे दी, बड़े बड़े की पावर खुद के पास रख ली। क्लैरिटी है? चलिए अब मैंने कहा बच्चों, अब आते हैं अगले वाले पे, नाम है स्केलर चेंज। स्केलर चेंज क्या कहता है? स्केलर चेंज कहता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होगा उसका एक फॉर्मल सोर्स रहेगा कि टॉप से बॉटम एक कम्युनिकेशन होगा। मतलब एक हायरार्की रहेगी, ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन हो सकता है या ऐसे ऐसे ही कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब वो हायरार्की ब्रेक नहीं हो सकती। आ रहा समझ में? ताकि पूरा का पूरा एक चेन मेंटेन रहे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि यार ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल लाइन तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन ही नहीं कर रही है कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, तो डोंट यू थिंक दैट जब ये हायरार्की नहीं है तो पता कैसे पड़ेगा कौन किसको रिपोर्ट करता है? तो इसलिए एक फॉर्मल चेन होनी चाहिए। बट सर कभी इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी के टाइम जो भी शॉर्टेस्ट रूट है वो आप फॉलो कर सकते हो, उसको गैंग प्लैंक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? गैंग प्लैंक। मतलब जो शॉर्टेस्ट रूट हो वो आप फॉलो करो। शॉर्टेस्ट रूट अगर आप फॉलो करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम गैंग प्लैंक कहते हैं। और गैंग प्लैंक अगर आप फॉलो कर रहे हो, गैंग प्लैंक अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो इमरजेंसी के टाइम में फॉलो हो सकता है। नॉर्मल केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल केसेस में यू हैव टू फॉलो द फॉर्मल लाइंस। यू हैव टू फॉलो द फॉर्मल लाइन। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए अगला, ऑर्डर। ना व्हाट डज दिस ऑर्डर स्टैंड्स? ये क्या कहता है ऑर्डर? देखो अब मैंने कहा ऑर्डर आपको ये कहता है कि जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, मटेरियल है, उनकी एक अप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए। आज आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो। आपके स्कूल में
आपके स्कूल में क्या प्रिंसिपल का एक कैबिन है, वहीं मिलेंगे प्रिंसिपल सर? स्टाफ रूम की एक जगह है, आपकी क्लास की फिक्स प्लेस है, रोज चेंज हो तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल है कि भैया जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल है, उन सब की एक अप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए। उन सब की एक अप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए कि भैया ये चीजें यहां यहां तुम्हें ऐसे ऐसे मिलेंगी। क्लैरिटी है? अब ये क्यों है, इससे क्या फायदा होगा? भैया प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। रोज जाके आपको ढूंढना नहीं है सामान कहाँ पड़ा है, नहीं तो पता पड़ा आधा पौन घंटा लोगों को और सामान को ढूंढने में निकल गया। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट, इक्विटी। इक्विटी भी ऑलरेडी डिस्कस किया था शुरुआत में, कि आप जब भी मैनेजर बन रहे हो तो एज अ मैनेजर आपको अपने जितने भी लोग अंडर काम कर रहे हैं आपके, आप उनको प्रॉपर जस्टिस के साथ, काइंडलीनेस के साथ उनको ट्रीट करोगे। जैसे मैंने कहा, आप क्योंकि आपको लग रहा है कि मेल वर्कर भले ही कम एफिशिएंट है बट फीमेल से ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है, तो इनएफिशिएंसी के बावजूद आप उसको प्रमोट कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। यू आर नॉट ट्रीटिंग फीमेल एंड मेल्स इक्वली। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होनी ही चाहिए। इससे क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या मिलती है मेरे प्यारे लाडलो? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब कई बार ना ये समझ में नहीं आता। देखो मेरे को शुरुआत में पर्सनली पढ़ा तो बहुत था, खुद के बिजनेस में स्टार्ट किया ना, तब पता पड़ा कि यार ये बहुत जरूरी होता है। स्टेबिलिटी मतलब कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं ना वो स्टेबल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्लास होनी है, अपनी क्लास के लिए इंफॉर्मेशन जानी है। हर बार अगर नया नया स्टाफ होगा मेरे यहाँ तो कितनों को सिखाना पड़ेगा। फिर पहली बार जब मेरा एक स्टाफ काम करेगा वो 10 गलतियां भी करेगा, बार बार चेंज होता रहेगा तो हर बार 10-10 गलतियां होंगी तो कितनी सारी गलतियां हो जाएंगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और पर्सनल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेलेक्ट होता है तो एटलीस्ट वो आपके यहाँ एक मिनिमम फिक्स टेन्योर तक तो रहे यार। नहीं तो आप जो उसको ट्रेन कर रहे हो वो ट्रेनिंग वेस्ट हो गई। फिर आपने जो उसको ट्रेन किया अब वो कहीं और चला गया तो कॉम्पिटिटर को बेनिफिट। आपके यहाँ नया आदमी आया, आपने उसको सिखाया, सीखते हो उसने जो गलतियां करी तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी और गिर गई। तो इसलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और पर्सनल होना चाहिए। अब वाई, अगेन इससे एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। दूसरा मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब बार बार एम्प्लॉय नहीं बदलेंगे। नंबर टू, एम्प्लॉयज को इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आप रोज किसी को चिड़िया दिखा देते हो, चिड़िया दिखा देते हो मतलब ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ फैल जाएगा यहाँ से तो कभी भी हमें निकाला जा सकता है, जो कि गलत है यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। यार ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज फॉलो करता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, हर जब मैं बैठता हूं और मैं रिव्यू लेता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं यार आप मुझे बताओ हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सर्विसेज। हम और बेटर कैसे बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 चीज सोच सकता हूँ, अगर कोई बाकी भी एक्स एक्स अमाउंट ऑफ चीजें सोच के ला रहा है तो हमारा प्रोडक्ट कितना बेटर हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इन शॉर्ट आप मोटिवेट करते हो अपने वर्कर्स को, एनकरेज करते हो ताकि वो भी आपको कंट्रीब्यूट करें, ताकि इंप्रूवमेंट आ पाए ऑर्गेनाइजेशन। यस के नो यार? दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया? अब इससे फायदा क्या होगा, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, टू डेवलप एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, रिवॉर्डिंग और फ्रूटफुल सजेशन। मतलब इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से भी सजेशन आएगा, साथ में आप ऐसा भी करो ना, आप रिवॉर्ड भी करो। जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनको क्या करो, रिवॉर्ड भी दो कि यार तुम्हारे सबसे बढ़िया इनिशिएटिव आया, दिस इज द गिफ्ट फॉर यू, दिस इज द इंक्रीमेंट फॉर यू, दिस इज द बोनस फॉर यू। वो लोग काम करेंगे अच्छा आपके लिए। अरे यस और नो यार, दिमाग में जा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पिरिट डी कॉप्स। स्पिरिट डी कॉप्स। अब मैंने कहा व्हाट इज स्पिरिट डी कॉप्स, तो मैंने कहा यार इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट रखना। टीम स्पिरिट रखना, यूनिटी से काम करना, हार्मनी से काम करना। तो ये टीम स्पिरिट प्रमोट करना है, यूनिटी प्रमोट करना है, हार्मनी प्रमोट करना है एम्प्लॉयज के बीच में। इससे होगा क्या, इससे होगा कि सब में एक म्यूचुअल ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, बिलोंगिंगनेस रहेगी और सबकी कोऑर्डिनेशन होगा। अरे हाँ या ना? इन शॉर्ट आप देखो हम कर क्या रहे हैं यार, हम कर क्या रहे हैं। ये हेनरी फ्यूल क्या कर रहा है, एफ डब्ल्यू टेलर ने वो जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म दिया था ना, उसका कुछ मिक्सचर यहाँ पे बात हो रही है। अरे यस के नो? दोनों अलग अलग लोग हैं,
वो फैक्ट्री मैनेजमेंट में था, ये जनरल मैनेजमेंट पे है। वो किस पे था? फैक्ट्री मैनेजमेंट में। ये किस पे है? जनरल मैनेजमेंट पे है मेरे प्यारे बच्चों। क्लैरिटी है? दिमाग में जा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग में जा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अब अगेन, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये बहुत सारे हैं, कैसे याद रखें? मैंने कहा किसने कहा याद रखना है? याद ही नहीं रखना। आपको ये 14 के 14 समझने और समझने में दो ही चीजें चाहिए, ये है क्या और ये है क्यों। क्या बोला मैंने? ये है क्या और ये है क्यों। अगर आपने ये दोनों चीजें बस कर ली, आपके लिए काफी है मेरे प्यारे बच्चे। सर ऐसा क्यों? 14 है, कल को पूछ लिए, अरे यार सीबीएसई का पेपर पैटर्न समझो, स्टेट बोर्ड का पैटर्न पेपर पैटर्न समझो। कभी भी इतना बड़ा सवाल नहीं आ सकता कि 14 मार्क्स का सवाल आ गया, नहीं आएगा ना। तो अगर 6 आ गए तो 14 में से कोई तो 6 वैसे ही याद रह जाएंगे। सर कोई स्पेसिफिक सवाल आ गया तो एक्सप्लेन स्पिरिट डी कॉर्प्स, तो आपको याद नहीं रखना ना, क्वेश्चन खुद बता रहा है स्पिरिट डी कॉर्प्स समझाओ, वो समझा हुआ होना चाहिए। वहां देखो, हमने जो सिग्निफिकेंस पढ़ा उसमें क्या था? 6 ही थे इसलिए याद करा। प्रिंसिपल्स पढ़े उसमें 4 ही थे इसलिए याद किया। टेक्निक 7 ही थी इसलिए याद की। ये 14 है यार, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार फटाफट देखते हैं हमने 14 प्रिंसिपल कौन कौन से किए। आ रहा सुनने। सबसे पहले कौन सा आया मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा है मेरे पास? डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद मेरे पास क्या आया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद यूनिटी ऑफ एक्शन। उसके बाद सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद रेमुनरेशन। उसके बाद आप देखो क्या आया? सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद क्या आया? स्केलर चेंज। उसके बाद क्या आया? ऑर्डर। उसके बाद क्या आया? इक्विटी। उसके बाद क्या आया? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। और फाइनली इनिशिएटिव और स्प्रिट डिकॉर्स। ये 14 देखो बेटा प्रिंसिपल है। आपको क्या करना है? जैसे ही मेरा सेशन आज खत्म हो, आप उसके बाद एनसीईआरटी में कल या परसों, सर दीपावली है, देखो यार थोड़ा तो सेक्रीफाइस थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा, मैं भी आज छोटी दीपावली को आपके साथ खड़ा हूं। तो जहां पे भी जब आपको लगे, या कल आप मान लो ऑफ ले रहे हो, तो परसों आप फटाफट एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर गो थ्रू करो। सर आपने पढ़ा दिया पूरा चैप्टर, सारा का सारा आ जाएगा? मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप जब पढ़ोगे, आपको अभी पूरा चैप्टर नहीं आता था, मेरा पढ़ाने के बाद शायद 60-70% आ गया होगा। आप जब एनसीईआरटी देखोगे, ये 70% 80-90% होगा। फिर 10-15% प्रॉब्लम और सॉल्व करोगे तो हम 100 आउट ऑफ 100 पहुंचेंगे। अरे यस और नो? मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? तो जस्ट टाइप एसी इन द चैट बॉक्स यार। जस्ट टाइप एसी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप एसी इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप एसी इन द चैट बॉक्स। अक्षय सिंह सर, बहुत सारा एसी, थैंक्स अ लॉट अक्षय। ओके, चलिए सो गाइस सुनो यार। एक तो बेटा अभी जैसे क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो थोड़ा तो एक चीज ये ध्यान रखो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह 12th कॉमर्स में है, उन सबको यार ग्रुप का लिंक आपके पास है, आप उनको साथ शेयर करो। मतलब मैं अभी एक सेशन, आपके दो, ये सेकंड सेशन हो गया बीएस का, तो आपके पास टारगेट है हर बच्चे के पास 10-10 बच्चा आपको उसमें, जिनको भी बेनिफिट चाहिए उनमें इसको इन्वॉल्व करना है। आरएस में दैट्स योर पर्सनल टारगेट। लाइव क्लास में जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा मेंटेन रहता है यार। आरएस में तो जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, उनके साथ शेयर करा करो यार पर्सनली, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट। ओके, चलो ग्रेट। अब हाँ जी, बहुत अच्छे से समझ में आया सर, चलो दैट्स ग्रेट यार, मतलब मेरा लास्ट 100 मिनट्स बेनिफिशियल रहे। ओके सो गाइस, अब फटाफट लास्ट। अक्षय सिंह सर, मेरे को थियरी जल्दी से समझ नहीं आती है, आपकी आ रही है, थैंक्स अ लॉट यार। सो मतलब पीपल शुड हैव ग्रेटिट्यूड लाइक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए सो गाइस, अब अगेन जिन बच्चों ने बीच बीच में कमेंट्स डाले थे कोर्सेज वगैरह के लिए, कोर्सेज वगैरह के लिए, वो सारे के सारे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ एट द एंड। बेटा हमारे दो बैचेस हैं, टारगेट 2024 आपकी नॉलेज हमारा लक्ष्य बैच। ये नॉर्मली वैसे 9000 का हम लोग सेल आउट करते हैं। इसमें अभी हम लोग वैसे यहाँ 2000 लिखा हुआ है, बट देर इज दिवाली ऑफर गोइंग ऑन। मैंने आपको जो नंबर बताया था अभी और फ्लैश कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा बिजनेस स्टडीज का बैच है, जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट, केस बेस्ड लेक्चर्स के डिस्कशंस,
केस बेस्ड शीट्स, चैप्टर नोट्स की फ्लिप बुक्स, डाउट सेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स, और वो जो कॉमिक बुक कोड बुक बताई थी वो भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही मेरा अकाउंटेंसी का भी एक बैच है। अकाउंटेंसी में हमारा आपकी नॉलेज हमारा लक्ष्य बैच है सेम। अकाउंटेंसी में सारे के सारे सब चैप्टर्स कवर होंगे, चैप्टर नोट्स होंगे, चैप्टर फ्लिप बुक होंगी, डाउट सेशन होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स होंगी। एक और चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, अभी जो मैं आपको, मेरा एक अकाउंट्स का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, सेम टू सेम मेरा बिजनेस स्टडीज का भी होगा। तो आपको जो पुरानी चीजें हैं वो तो साथ साथ मिलेंगी मिलेंगी, विद दैट आपको उस कोर्स का भी लाइव एक्सेस मिलेगा। ठीक है। सो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था, 8764627117, आप इसको सेव कर सकते हो, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। they'll give you all the information about everything, okay, और वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड प्रोबेबली मेरे ख्याल से यू विल गेट दिस कोर्स टिल फुट, मतलब टिल नेक्स्ट 1 or 2 days, मे आई एम नॉट श्योर, यू टेक्स्ट ऑन दैट नंबर, मे बी यू विल गेट इट आई थिंक एट 1800 और समथिंग। चलिए, सो गाइज ये हो गया, जिन्होंने कोर्स की डिटेल्स मांगी थी, कुछ क्वेश्चन या आंसर आपके पास हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। सर आपने जिस नोट से पढ़ाया है वो ग्रुप में भेज दीजिए। यार बेटा वो नोट्स ना वहां पे भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मैं एक बार टीम से पूछता हूँ, बिकॉज ये जो नोट्स हैं ये यार उसके पार्ट हैं, मतलब दीज आर पेड कोर्स के पार्ट हैं, बट आई जस्ट कंफर्म कि ये नोट्स हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज जिन्होंने पेड बैचेस ले रखे हैं उनके लिए थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा। सो आई जस्ट नीड टू कंफर्म अक्षय, बट इसीलिए इन द बिगिनिंग आई हैव अनाउंस दैट यू शुड कीप पेन एंड पेंसिल रेडी, सो दैट आप साथ साथ लिखते हुए जाओ। ओके, साथ साथ आप लिखते हुए जाओ, क्योंकि अदरवाइज दो स्टूडेंट्स कैन से कि सर हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। ओके, एक बार क्यूएनए वाला भी ओपन करना ताकि मुझे आइडिया लगे। ओके, उसमें डिटेल्स है, नीचे करते जाओ बेटा। ऋतिक दुबे ने कोई मैसेज किया है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च, ओके यहाँ पे किया है इसने। ओके, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स गाइस, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। मैंने कुछ आपको पढ़ाया, आपको कोई डाउट लगा? ओके, सो गाइस, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।